नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर और हमारा आज का विषय है अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण। अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण आज जो हमारा नए विषय है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में इंट्रा कल्चरल ट्रांसलेशन, इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आइए इस विषय पर आगे बात करते हैं। और जैसा कि इस विषय की मांग है, इस विषय को हमने 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में विभाजित किया है। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण से अभिप्राय, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, अनुवाद में अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण का महत्व और उपयोगिता। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, जिसे हम अंग्रेजी में इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, ये बाधाएं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, और अनुवाद में अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण का महत्व एवं उपयोगिता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, इन सभी का संबंध अनुवाद और अनुवाद अध्ययन से है। इसलिए जब भी हम किसी विषय की चर्चा करेंगे तो हम उसकी चर्चा अनुवाद के संदर्भ में ही करेंगे। अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण विषय को हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जिसके पहले भाग में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण से अभिप्राय, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में आने वाली बाधाएं और अनुवाद में अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण का महत्व और उपयोगिता। आइए सबसे पहले जानते हैं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण किसे कहते हैं। इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम एक ही संस्कृति के बीच कम्युनिकेट करने की या संप्रेषित करने की बात करें। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण का अर्थ है किसी एक संस्कृति के भीतर होने वाला संप्रेषण। कोई भी संस्कृति एक ही प्रकार की नहीं होती है। संस्कृति ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है। प्रत्येक संस्कृति के भीतर दूसरी संस्कृति का एक अन्य रूप भी विकसित होता है, जिसका प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति करते हैं, क्योंकि केवल संस्कृति ही प्रभावित करने वाला कारक नहीं होती। अन्य कारक जो इसमें शामिल होते हैं वे हैं आर्थिक वर्ग, शिक्षा, पेशा, पालन पोषण, रहन सहन, खान पान की आदतें आदि। इस प्रक्रिया में इस व्यक्ति और उसके परिवार की संस्कृति पैतृक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। ये पुनः कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं, जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए एक ही संस्कृति के लोगों के बीच संप्रेषण में बाधाएं आ सकती हैं। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, खासतौर पर वैश्विक संदर्भ में, तब हम अक्सर बात करते हैं कि भारत एक संस्कृति या भारतीय संस्कृति। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के अंदर बात करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि भारत केवल एक, अगर वैश्विक दृष्टि से को देखा जाए तो हम इसे भारतीय संस्कृति कह अवश्य देते हैं, लेकिन भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कितने सारे अन्य धर्म, कितनी सारी भाषाएं, कितनी सारी विभिन्न संस्कृतियां हैं जिनके मेल जोल है या जिनका एक तरह का समुच्चय कहा जाए, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। ये तो हुई अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण या अंतर संस्कृति की बात। लेकिन जो आज हमारा विषय है, जिसके अंदर हम इंट्रा कल्चरल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वह एक ही संस्कृति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एक संस्कृति या किसी एक भाषा भाषी समाज की जो अपनी मान्यताएं हैं, उसके अंतर भी हमें किस प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण या अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण जिसकी चर्चा आज हम इस सत्र में कर रहे हैं, उसका जो मूल कारण है वही ये कि हम जब अनुवाद करते हैं, जब भी हमारे सामने अनुवाद एक चुनौती के रूप में किसी अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष होता है, तब अक्सर जो समस्याएं या जो चुनौतियां अनुवादक या अनुवादिका के समक्ष होती हैं, वो उसकी सांस्कृतिक विभिन्नताएं, या एक तरह से कहा जाए कि जो सांस्कृतिक विविधता मिलती है अलग अलग पाठों में, उसको लेकर जो कम्युनिकेशन की जो दिक्कत आती है, या अनुवादक या अनुवादिका को सही पर्यायों का चयन या सही परिस्थितियों का चयन या सही संदर्भों का चयन करते हुए जब उन्हें अनुवाद करना होता है, तो किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने होती है और किस प्रकार उन चुनौतियों का वे सामना करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद मूलतः 2 भाषाओं के बीच किया जाने वाला कार्य व्यापार है। जो उसकी हम कहें प्रॉपर ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुवाद जब भी किया जाता है वो 2 भाषाओं के बीच होने वाला व्यापार है। लेकिन जब हम अगर मैं ये कहूँ कि जब हम जैकबसन की थ्योरी की बात करते हैं, तो जैकबसन की थ्योरी में जब वो 3 प्रकार के
अनुवादों की जब वे चर्चा करते हैं तो किस तरीके से इंट्रा कल्चरल ट्रांसलेशन या इंट्रा लिंगुअल ट्रांसलेशन का जब वे जिक्र करते हैं तो उसके अंतर्गत यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम एक ही भाषा के अंतर्गत या एक ही संस्कृति के पाठों में जब हम अनुवाद करते हैं या हम संप्रेषण का जब हम प्रयास करते हैं तो किस प्रकार एक ही भाषा या एक ही संस्कृति के बीच भी कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसकी चर्चा आज हम इस सत्र में करने की कोशिश करेंगे। और हमने ये जानना यहाँ पर कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण एक ही संस्कृति के भीतर होने वाला संप्रेषण है, लेकिन जैसा कि एक परिभाषा या जैसा कि एक कहा जाए कि एक अर्थ तैयार हो जाता है या एक तरह का इसको लेकर एक तरह की एक अवधारणा तय हो जाती है कि एक संस्कृति यानी एक संस्कृति का मतलब आपस में सब एक दूसरे से समान है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही संस्कृति के अंतर्गत भी किस प्रकार हमें अलग अलग चुनौतियां देखने को मिलती हैं या सांस्कृतिक विभिन्नताएं हम एक ही संस्कृति के अंदर देख सकते हैं, जिसके कारण जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्था या कहा जाए कि उनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है एक समाज के विभिन्न व्यक्तियों की, एक ही संस्कृति के विभिन्न व्यक्तियों की जो आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा की पृष्ठभूमि, उनका पेशा, किस तरह का काम धंधा वे करते हैं, किस तरह का उनका पालन पोषण हुआ है, किस तरह की उनका जो जीवन है एक ही संस्कृति में होने के बावजूद हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो हम अभी अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हम उसकी चर्चा करेंगे। किस प्रकार एक ही संस्कृति के भीतर भी धार्मिक मान्यताएं भी अलग हो सकती हैं या भी हमारे विश्वास और आस्थाएं भी अलग हो सकती हैं। तो जब अनुवादक या अनुवादिका के सामने इस प्रकार की चुनौती आती है तो उन्हें अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की समस्याओं को समझने की भी ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति, उसके परिवार की संस्कृति पैतृक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। जैसा हमने कहा कि कोई एक समाज की अपनी एक संस्कृति है, लेकिन उस संस्कृति के भीतर भी अलग अलग समुदाय के लोग या कहा जाए कि अलग अलग लोग जब किसी एक खास तरह के पैटर्न को सालों से एक तरह से फॉलो करते आ रहे हैं तो वो उनकी अपनी पैतृक संस्कृति बन जाती है, उनकी अपनी परंपरागत संस्कृति बन जाती है, जो उनकी अपनी संस्कृति के अन्य लोगों से भिन्न भी हो सकती है। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, उसकी बाधाएं आज हम जानेंगे कि जब हम अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की बात करें, जो अक्सर ऐसा लगता है कि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण जैसी कोई चीज़ शायद नहीं होगी, ऐसे हम अंतर्भाषिक संप्रेषण भी कहें या हम इसको किसी एक संस्कृति के भीतर होने वाले कम्युनिकेशन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अनुवाद के स्तर पर या संप्रेषण के स्तर पर इस तरह की कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही संस्कृति के भीतर होने वाला कम्युनिकेशन है या संप्रेषण है। और अक्सर जब हम अनुवाद के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि अनुवाद करने के समय अनुवादक या अनुवादिका को दो भाषाओं के साथ दो संस्कृतियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ये जो हमारी एक तय परिभाषा है अनुवाद को लेकर, पर जब हम देखते हैं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण तो हम महसूस करते हैं कि दो संस्कृति के साथ साथ जब हम उसे बड़ी चुनौती के रूप में जब हम देख रहे हैं अनुवाद को कि दो संस्कृतियों की ज़रूरत है, की समझ की ज़रूरत है, लेकिन जब हम एक ही संस्कृति के भीतर झांकते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही संस्कृति के भीतर भी विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण की बाधाएं आ सकती हैं, जिसमें पहली बाधा जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भाषा। यद्यपि अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में संवाद एक ही भाषा में होता है, फिर भी भाषा का प्रयोग एक व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जालंधर का एक पंजाबी और उसी जाति का एक दिल्ली वासी पंजाबी भाषा का प्रयोग अलग अलग ढंग से करेंगे। उनकी भाषाओं में स्थानीय संदर्भ एवं शब्दावली होगी, उनका उच्चारण भी अलग अलग होगा। यहाँ एक अन्य जो बिंदु जो छूट गया है जिसकी चर्चा की जाने ज़रूरत है कि जैसे कहा गया कि एक ही संस्कृति, यानी यदि हम उदाहरण के रूप में हमने पंजाबी संस्कृति की बात की तो पंजाबी संस्कृति के लोग अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में या अलग अलग आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार उनकी भाषा पर या उनके व्यवहार पर या उनकी मान्यताओं पर भी उसका असर पड़ता है। इसके उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि जालंधर का कोई एक व्यक्ति जो पंजाबी होगा या होगी, जब वे भाषा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो पंजाबी दिल्ली में रहने वाले पंजाबी जब उसी भाषा को उच्चारण करेंगे, उसी भाषा का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें किस तरह भाषाई स्तर पर विविधता देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से जैसा कि अगर हम देखें कि कनाडा में रहने वाले या किसी वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले, किसी बाहरी देश में रहने वाले पंजाबी समुदाय के लोग एक ही संस्कृति के होने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि उनकी भाषा में विविधता देखने को मिलेगी। उसका कारण जैसा कि कहा जा रहा है कि स्थानीय संदर्भ और शब्दावली का प्रभाव उस पर दिखाई देगा। तो एक ही संस्कृति के भीतर भी किन किन बिंदुओं पर हम देख सकते हैं कि विविधता के आयाम है या विविधता हमें दिखाई देने को मिलती है और संप्रेषण के दौरान वो किस प्रकार एक बाधा बन सकती है। जैसे कि अगर हम कहें तो ऐसे बहुत सारे शब्द या बहुत सारी प्रयुक्तियाँ हैं जिसे
जालंधर या अमृतसर के पंजाबी समुदाय के लोग जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं और दिल्ली में रहने वाला जो बड़ा एक पंजाबी समुदाय है जब इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपस में ये पंजाबी समुदाय भी एक दूसरे की भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पंजाब से जुड़े रहने के कारण वहाँ की संस्कृति में बचे हुए हैं और वो एक कहा जाए कि जैसा कहा कि एक लंबी परंपरा के तहत वो शब्द वहाँ बचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण बहुत सारी संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण या एक बहुत तेज़ रफ्तार शहर से जुड़ जाने के कारण भाषा पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उस तरह के जो शब्द जो हम देखते हैं कि भाषा के पारंपरिक रूप में बचे हुए हैं वे जब किसी एक नए परिवेश से जब वे भाषा जुड़ जाती है तो वहाँ उसका परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक ही संस्कृति में भाषा के आधार पर जिनकी भाषा एक है उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर सांस्कृतिक बाधाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार लखनऊ का एक व्यक्ति और कानपुर का एक व्यक्ति हिंदी का प्रयोग अलग अलग तरीके से करेंगे। उनका लहजा, उनकी शब्दावली और उच्चारण पूरी तरह से अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि दोनों का वातावरण और पढ़ने बढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अमौखिक संप्रेषण हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण की जब हम बात करते हैं तो मौखिक और अमौखिक संप्रेषण, जिसमें मौखिक मतलब जब हम बोलकर किसी बात को कहते हैं या अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अमौखिक संप्रेषण कुछ ऐसा कहा जाए कि संप्रेषण का वह तरीका जो हम अपने हाव भाव से, हम अपने आँखों के संचालन से, हम अपने हाथों को हिलाने के तरीके से, हमारे मौन से, बहुत सारे ऐसे जो हमारी अमौखिक गतिविधियां हैं संप्रेषण की, वे सब भी कहीं ना कहीं संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती हैं। मनुष्य की शारीरिक भाषा को लेकर कई शोध हो चुके हैं और ये देखा गया है कि हर मनुष्य की शारीरिक भाषा अलग अलग होती है, चाहे वे एक ही संस्कृति के हों या विषम संस्कृति के। आमतौर पर कुछ खास मुद्राएं या हाव भाव समान हो सकते हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म संकेत हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। सम संस्कृति के लोग कैसे दिखते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, बातचीत के समय किस प्रकार हाथ हिलाते हैं, यह समान संस्कृति में अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। इसे हम बहुत सैद्धांतिक रूप से न भी पढ़ें और हम अपने आसपास जो हमारे ही समुदाय के लोग, हमारे आसपास जो हमारे उपस्थित हैं या हम जिनके संपर्क में हैं, हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि जैसे मैंने कहा पंजाबी, या जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग या किसी एक खास भाषी समाज या एक संस्कृति के लोग, जब वे एक ही संस्कृति के होने के बावजूद भी क्या हमें अमौखिक संप्रेषण में हमें क्या विविधता देखने को मिलती है। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हाथों का संचालन अधिक करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग आँखों से के संचालन के माध्यम से या इशारों के माध्यम से बात करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से मिलते जुलते रहने के कारण, जैसा कि किसी भी संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, अलग अलग चिंतकों ने माना है कि कोई भी संस्कृति तब तक विकास नहीं कर सकती जब तक वे विभिन्न संस्कृतियों से मिलती जुलती ना हो और उनसे सीखे ना। तो जो मिलना जुलना और सीखने की जो एक लंबी परंपरा है, ये जो लंबी एक तरह से प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हम विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं और जब हम एक ही संस्कृति के लोगों भी जब आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो हम देखते हैं या हम इस तरह की बिंदुओं की जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि एक ही संस्कृति के लोगों का व्यवहार का तरीका, या जिसे हम जिस बिंदु पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं अमौखिक संप्रेषण, वह हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो जिसका आधार या जिसके कारण, जैसे मैंने कहा कि अगर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है तो उसका भी उस पर प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि के अलग हो जाने मात्र से ही आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर आ जाता है। क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि यदि आपकी आप अधिक सक्षम है आर्थिक रूप से, तो आपका रहना, आपका घर, आपका आसपास की जो परिवेश है वह दूसरे जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उससे बदल जाता है। तो समान संस्कृति होने के बावजूद भी हमें इस तरह की विभिन्नता देखने को मिलती है। उसी प्रकार समान संस्कृति के लोग एक तरफ शिक्षित और दूसरी तरफ अशिक्षित लोग, तो शिक्षा के संपर्क में आने के कारण या शिक्षित हो जाने के कारण बहुत सारी हमारी हरकतें या बहुत सारी हमारी जो काम करने का या जो हमारे संकेतों के जो तरीके हैं वह भी बदल जाते हैं, क्योंकि शिक्षित हो जाने से ही हमारा एक तरह का परिनिष्ठीकरण हो जाता है और आपका जो व्यवहार है वो अपनी संस्कृति या अपने समाज के लोगों से अलग दिखने लगता है। तो किस प्रकार हम ये देखेंगे कि अमौखिक संप्रेषण या भाषा, जैसे हमने चर्चा की, तो एक ही संस्कृति जिसे हम अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के संदर्भ में जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक ही संस्कृति के भीतर ये बाधाएं किस प्रकार एक अनुवादक या अनुवादिका को, या हम या अनुवादक अनुवादिका की बात न भी करें, एक आम मनुष्य को या आम जन को या एक पाठक को या एक दर्शक को या श्रोता को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उदाहरण के लिए किसी संस्कृति में भोजन के समय भले ही
मेज़ एक ही प्रकार से लगाया जाता हो, परंतु उनके खाने का ढंग अलग अलग हो सकता है। यह उनके घर के वातावरण तथा पालन पोषण पर निर्भर करता है। इसलिए किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा, हाव भाव, नेत्र संचालन को समझने के लिए केवल उसकी संस्कृति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि उसके संपूर्ण वातावरण को भी समझना ज़रूरी है जिससे वे व्यक्ति संबंधित है। अगर हम उदाहरण के रूप में एक बात करें, यदि आप कोई कहानी पढ़ते हैं या आप कभी कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो हम उस उपन्यास में मान लीजिए कि हमने एक ऐसा उपन्यास पढ़ा जिसमें जैसे हम बात करें कि अगर हम कृष्णा सोबती की विभिन्न उपन्यासों की बात करें तो उनकी जो विभिन्न कहानियां हैं या लंबी कहानी जिस भी विधा में उसको रख के देखा जाए, तो एक तरफ हमारे सामने मित्रों मरजानी जैसी एक कहानी है, एक लंबी कहानी है, और दूसरी तरफ हमारे सामने ए लड़की जैसी पृष्ठभूमि का एक रचना है, या हम कहें कि सूरजमुखी अंधेरे के जैसा एक अन्य रचना है। तो उनके जो पात्र हैं, पंजाबी होने के बावजूद, पंजाबी पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन पात्रों का व्यवहार सबका अलग अलग है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर मित्रों मरजानी में एक ग्रामीण समाज, एक कस्बाई समाज की ओर का चित्रण है, ए लड़की में दो विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं, एक बूढ़ी माँ है और एक जवान शिक्षित लड़की है, जिनके बीच में संवाद है, और संवाद होने के बावजूद दोनों माँ बेटी के बीच में संवाद में कहीं ना कहीं एक तरह की रुकावट या बाधा आती है, क्योंकि दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है, दोनों की परवरिश बिल्कुल अलग है। जहाँ ए लड़की की अम्मू जो पात्रा है, जो एक तरह से केंद्रीय पात्र है, और उसकी बेटी जिसको ए लड़की कहकर पूरे कहानी में संबोधित किया गया है, हम देखेंगे कि दोनों एक ही भाषा भाषी समुदाय ही नहीं, एक ही संस्कृति या एक ही परिवार के सदस्य होने के बावजूद उनके बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप रह जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है वह यही है कि दोनों का परिवेश, दोनों का एक तरह से कहा जाए कि उनका जो विकास, क्योंकि ए लड़की की जो दूसरी पात्रा है जिसे हम ए लड़की कहकर संबोधित किया गया है उस कहानी के अंतर्गत, वह एक शिक्षित लड़की है और उसका जो सोचने समझने का तरीका वो बिल्कुल अलग है अपनी माँ से। उसकी माँ जो एक बुजुर्ग औरत है जो कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता में उलझी हुई है, और बेटी जहाँ पूरी तरह से आधुनिक है और अपने विचारों को लेकर अडिग है, तो हम देखते हैं एक ही भाषा में होने के बावजूद कहीं हमें जो सांस्कृतिक विविधता है वो किस प्रकार प्रभावित करती है। और जैसा मैंने कहा कि विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ भी जिक्र किया जा रहा है कि अलग अलग कारण हो सकते हैं कि एक ही संस्कृति में होने के बावजूद आप अलग अलग तरीके से जब व्यवहार करते हैं तो संप्रेषणगत बाधाएँ किसी भी दर्शक श्रोता या जो एक दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके लिए एक समस्या हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अब इसे भी हम उसी संदर्भ में देख सकते हैं जैसे मैंने अभी कहा। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी बाहरी दुनिया से सूचनाओं के अवलोकन, चयन, ग्रहण तथा उन्हें संगठित या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाती है। जब हम किसी चीज़ को या किसी नई अवधारणा के बारे में जानते हैं, उस पर जो हमारा रिएक्शन है, जैसे हम कहें कि अगर हमने एक समाज में हमने ये देखा, ये पश्चिमी समाज में हमने ये देखा कि विवाह व्यवस्था को लेकर या विवाह संस्था को लेकर वहाँ की मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। ये जो नया ज्ञान एक तरह से मुझ तक पहुँचा एक इंडिविजुअल होने के नाते, इस पर मेरा रिएक्शन और हो सकता है मुझसे पिछली पीढ़ी का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। मेरा मानना हो सकता है कि विवाह संस्था यदि उसमें किसी तरह के परिवर्तन की मांग की जा रही है तो परिवर्तन होना चाहिए, या अगर उसके अंतर्गत कुछ जटिलताओं को निकालने की बात हो रही है या उसके अंतर्गत संबंधों को एक नए तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो शिक्षित होने के नाते या नए समाज से जुड़े होने के नाते, नए परिवर्तनों से जुड़े होने के नाते वे ज्ञान मुझे अलग तरीके से प्रभावित करेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मुझसे उम्र दराज लोग या हो सकता है कम शिक्षित लोग या ग्रामीण परिवेश के लोग मेरी ही संस्कृति के होने के बावजूद भी उस खास विचार जिसकी हम यहाँ बात करें, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है, उससे उसी तरीके से प्रभावित हों या उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही हो जितनी किसी एक शहरी या शिक्षित वर्ग के किसी पात्र की या कैरेक्टर की हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो ज्ञान पहुंचता है उस ज्ञान को लेकर हमारी प्रतिक्रिया किस तरीके से है, और एक ही संस्कृति होने के बावजूद हम देखते हैं कि वही ज्ञान एक ही संस्कृति के लोगों तक जब पहुंचता है तो उनके अपने परिवेश, उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, उनका धर्म या अपने जातिगत रूढ़ियों में विश्वास आदि बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो एक ही विचार को हम पर अलग अलग तरीके से
उसका प्रभाव या उसकी प्रतिक्रिया हम पर देखने को मिले। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि एक ही संस्कृति में होने के बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें सांस्कृतिक या संप्रेषणगत बाधाएं नहीं होती हैं। उनकी संप्रेषणगत बाधाओं के अन्य कारण हैं जिनकी आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए संसार के प्रति हमारी समझ इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं तथा किस प्रकार इस पर चिंतन या विचार करते हैं। यह दो व्यक्तियों में एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको उदाहरण स्वरूप कहा कि एक ही विचार को लेकर मेरी अपनी प्रतिक्रिया कुछ और हो सकती है और मेरे ही समाज के अन्य लोगों की प्रतिक्रिया कुछ और हो सकती है। भले ही वे एक ही संस्कृति के हों, क्योंकि बाहरी दुनिया को वे किस प्रकार देखते हैं यह उनके सहज ज्ञान, उनके परिवेश तथा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण पर निर्भर करता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के वार्तालाप या दृष्टिकोण को समझने के लिए उस व्यक्ति के वातावरण को जानना आवश्यक है। केवल ये कह देना कि पंजाबी संस्कृति के लोग हैं, हम तो इनको जानते हैं, इनका व्यवहार ऐसा, तो ये एक तरह से हम जब आगे बात करेंगे अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण पर, तो अक्सर हम मनुष्यों की एक प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी संस्कृति को हमेशा उच्चतर करके देखते हैं या उसको श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी संस्कृति के लेके हमारे दिमाग में कुछ रूढ़ियाँ या एक तरह से पूर्वग्रह तैयार हो जाते हैं। और अक्सर हम कहते हैं कि पश्चिमी लोग तो ऐसे ही होते हैं, पश्चिमी लोगों में संस्कार नहीं होता है, या ये कहा जाए कि फला धर्म के लोगों में ये दिक्कत है, या फला संस्कृति या फला जाति के लोगों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, या स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, या पुरुष ऐसे ही होते हैं। तो ये जो कहकर एक तरह का पूर्वाग्रह हम दिखाते हैं, ये हम किसी एक संस्कृति, किसी एक समुदाय के बारे में हमको एक सामान्य विचार निर्मित नहीं कर सकते, उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। उसे जानने के लिए किसी व्यक्ति को या उसकी संस्कृति के विभिन्न लोगों को जानने के लिए, या जब हम खासतौर पर जब हम अनुवाद की जब हम चर्चा करेंगे तो पाठ को भी समझने के लिए पाठ के अंतर्गत जो विभिन्न पात्र आए हैं, एक ही कहानी या एक उपन्यास के अंदर हम देखते हैं कि कुछ पात्र ग्रामीण परिवेश के हैं, कुछ शिक्षित परिवेश के हैं, कुछ सामंती परिवेश के हैं, कुछ आधुनिक परिवेश के हैं, कुछ शहरी परिवेश के हैं। तो उन सब पात्रों की जो अपनी मानसिक निर्मिति है, उनका जो वातावरण या जो उनका जो परिवेश जिनमें उनका निर्माण हुआ है, उसे समझते हुए ही आप संप्रेषण की बाधाओं से पार पा सकते हैं। नहीं तो किसी एक टूल से या किसी एक चाबी से सारे ताले नहीं खोले जा सकते। हालांकि हम संसार को किस प्रकार अनुभव करते हैं, चाहे वह हमारे खाने जैसी सामान्य बात हो या कोई पर्यटन स्थल जहां हम जाते हैं, वह हमारे सांस्कृतिक अनुभव का एक हिस्सा है। परंतु ये सांस्कृतिक अनुभव हर व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकता, भले ही वे एक संस्कृति के क्यों ना हो। विश्वास किसी वास्तविक या संभाव्य वस्तुओं पर लिया गया निर्णय या राय विश्वास कहलाती है। ये उन वस्तुओं या घटनाओं से निर्मित होते हैं जिन्हें हम प्रमाण सहित या बिना प्रमाण के ही सच मान लेते हैं। ये धर्म भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कुछ चीज़ों को लेकर हम विश्वास अपने आप में कहा जाए तो एक बहुत तार्किक शब्द हो सकता है कि जिसके पीछे आप किसी चीज़ पर जब विश्वास करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि उसके पीछे कोई तर्क होगा, तर्क के आधार पर आप उसको प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित करने के बाद उस पर आप विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति के विषय में या अपने से जुड़े लोगों के विषय में जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, जैसे परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा अपने परिवार के सदस्यों पर एक तरह से विश्वास होता है, उसे हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि ये जो फलां व्यक्ति है ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये जो फलां व्यक्ति है इसका काम करने का तरीका हमेशा सही ही होगा। या जैसे अभी कहा कि उसका तर्क आधारित कि जो हमारे पास कुछ तर्क हैं, उन तर्कों के आधार पर हम ये विश्वास निर्मित करते हैं कि फलां चीज़ इस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो ये जो विश्वास है ये भी एक ही संस्कृति के विभिन्न लोगों पर का इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। एक ही संस्कृति के कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, उसी संस्कृति के लोग ईश्वर में कह सके कि एकदम अटूट आस्था रख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि विश्वास जो एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की एक ऐसी बाधा है जो हमें एक ही समुदाय, एक ही संस्कृति के लोगों में इसका असर अलग अलग देखने को मिल सकता है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सब बिंदुओं पर कस कर देखे जाने की आवश्यकता है जब हम अनुवाद में या संप्रेषण में अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की बात करें। आस्थाएं हम सभी जानते हैं, जैसे हमने कहा विश्वास, उसी तरीके से आस्थाएं, जिसके अंतर्गत अक्सर ये होता है कि जब हम किसी पर आस्था रखते हैं तो हम वहाँ तर्क की मांग नहीं करते। तो हमारा ये मानना है कि जब फला चीज़ के प्रति या फला धर्म के प्रति या फला मान्यताओं के प्रति या संस्कृति के प्रति हमारी कुछ आस्थाएं होती हैं
और वे आस्थाएं तर्क की मांग नहीं करती, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आस्थाएं किसी पर्टिकुलर चीज़ में है, कुछ लोगों की आस्था किसी उस चीज़ में नहीं है, हमारी बहुत सी आस्थाएं उन चीज़ों या परिघटनाओं से जुड़ी होती हैं जो अप्रत्याशित, अप्रत्यक्ष एवं अकथनीय होती हैं, जैसे मृत्यु, रोमांस, प्रेम, मौसम आदि। ये विश्वास किसी संस्कृति में प्रायः समान होते हैं, परंतु व्यक्ति अपने अपने अनुभवों से अपनी स्वयं की धारणाएं भी विकसित करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक संस्कृति में मृत्यु को लेकर अपना एक खास विचार है कि मनुष्य शरीर कहा जाता है कि नश्वर है, या ये कहा जाए कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, या मनुष्य पुनर्जन्म लेता है, या हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। मौत के अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो मृत्यु के बाद हमें अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा या हमें मोक्ष मिलेगा। तो ये जो एक खास तरह की जो मान्यताएं हैं, ये हमारी संस्कृति में हम कहें, खासतौर पर यदि हम इसको भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कहें, तो अक्सर हम इस तरह की मान्यताओं में विश्वास करते हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, या हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म अच्छा होगा, या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, अच्छा बुरा जो भी है। तो उस संदर्भ में हमारी अपनी एक मान्यताएं हैं। लेकिन उसी समाज के कोई एक अलग व्यक्ति, जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसी समाज का एक अन्य वर्ग या एक अन्य समुदाय या कुछ व्यक्ति, संभव है कि इन सब के बावजूद जो उनकी अपनी जो सामाजिक तय मान्यताएं हैं उनको ना मानते हों और उसके एक अलग विचार रखते हों। जैसा कि मैंने संकेत किया कि कोई भी संस्कृति जब विकास करती है तो अपने विकास के क्रम में वे विभिन्न संस्कृतियों से मिलती है, जुलती है, टकराती है और उनसे नया सीखती है। तो इस नए सीखने के क्रम में जब हम विभिन्न संस्कृतियों से टकराते हैं या विभिन्न संस्कृतियों से जब हमारा मेलजोल होता है तो उन संस्कृतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, और उस संस्कृतियों से सीखने का ही एक की प्रतिक्रिया या परिणाम हम देख सकते हैं कि एक ही संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से अपने एक ही बात पर अलग अलग तरीके से विश्वास रखते हैं या उनकी आस्थाओं पर उसका असर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि एक ही विश्वास वाले दो व्यक्तियों की मृत्यु या प्रेम को लेकर धारणाएं समान हों। वे किसी अन्य व्यक्ति से अपनी औपचारिक मुलाकातों के बारे में भी एकमत नहीं हो सकते। इसलिए भले ही हम किसी संस्कृति या उसकी आस्थाओं को व्यापक तौर पर समझ सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि उस संस्कृति के किसी व्यक्ति या परिवार के विश्वास से भली भांति परिचित हों। इसलिए इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानना अनिवार्य होता है। उसी तरह धार्मिक रीतियाँ, धार्मिक रीति रिवाज भी हर संस्कृति, हर समाज के अपने होते हैं। हम कह सकते हैं कि एक संस्कृति की विवाह को लेकर, मृत्यु को लेकर, मुंडन को लेकर, रहन सहन को लेकर बहुत सारी अपनी धार्मिक रीतियाँ होती हैं। किसी खास महीने को लेकर कुछ खास तरह के पर्व हैं जो उस खास संस्कृति में मनाए जा रहे हैं। लेकिन एक ही संस्कृति के लोग एक ही तरह की संस्कृतियों की परंपरा को लेकर जिसे वो चले थे, एक समय के बाद विभिन्न कारणों से, जिनके अंदर ये हो सकते हैं कि उनका भौगोलिक परिवेश बदल जाना, उनका सामाजिक परिवेश बदल जाना, उनका शिक्षित हो जाना, उनका अशिक्षित रह जाना, या कोई अन्य ऐसे कारण, आर्थिक पृष्ठभूमि या उनके जीवन की बहुत अधिक व्यस्तताएं। तो जैसा कि हम कहें कि कुछ त्यौहार या कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही टाइम टेकिंग, जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी को लेकर कई बार हफ्तों महीनों लग जाते हैं। लेकिन और वो एक तरह से जो उसका परंपरागत तरीका है तो उसको लेकर एक लंबी तैयारी होती है, चाहे वो शादी ब्याह का संदर्भ हो, चाहे वो त्योहारों का संदर्भ हो। तो एक लंबी तैयारी हम देखते हैं कि हमारे परंपरागत रूप से हमें देखने को मिलती है। लेकिन ओवर द ईयर्स से कहें कि 50, 100, 60, 70 साल बीत जाने के बाद जब आपका जीवन बहुत ही गतिशील हो जाए या आपके जीवन में उतना वक्त ना हो कि आप किसी चीज़ पर उतना लंबा समय दे सके, तो वही धार्मिक रीतियाँ एक ही समाज के लोगों में जब वे प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि शादी को लेकर जो रीतियाँ होती हैं खासतौर पर किसी एक समाज में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी शादी ब्याह 3-3 दिन भी चलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब शहरों में शादी ब्याह जैसा जो फंक्शन हैं वो एक दिन में भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो रीतियाँ, ऐसा नहीं है कि बदल गई हैं, उनका मानना है कि उनकी रीतियाँ वही थी, लेकिन अब समय नहीं है तो उसे एक तरह से उन्होंने स्क्वीज़ कर दिया, एक तरह से उसको छोटा बना दिया, उसको संकीर्ण कर दिया। उसी तरीके से पर्वों को लेकर, त्योहारों को लेकर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम दिवाली पर पहले महीनों साफ सफाई किया करते थे, तैयारी किया करते थे। लेकिन आज सब लोग बिजी हैं, बिजी होने के कारण आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप उतनी लंबी तैयारी कर सके, उस तरीके से मंदिर सजा सके या उस तरीके का एक भव्य आयोजन कर सके जैसा कि पहले किया जाता था। तो ये जो हमारी धार्मिक रीतियाँ हैं, ये धार्मिक रीतियाँ भी एक ही संस्कृति के होने के बावजूद, एक ही परंपरा को लंबे समय से लाने के बावजूद, हम देखते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे उसमें से बहुत कुछ चीज़ें छूटती चली जाती हैं। इसे देखिए, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति स्वयं की अपनी पद्धति भी विकसित करता है। इस संदर्भ में उत्तर भारत के लोकप्रिय पर्व करवा चौथ का उदाहरण लिया जा सकता है।
व्यापक तौर पर कहें तो ये पंजाबियों को उपवास करने का और पूजा करने का विशेष तरीका होता है, परंतु समय के साथ साथ तथा अपने अनुभवों से हर परिवार अपनी खुद की पद्धति भी विकसित कर लेता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के त्योहारों में बुजुर्गों का अपना एक स्थान होता है, तो बुजुर्गों ने अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया तो वो एक तरह की वो भी एक लंबी परंपरा चलने लगती है। तो एक ही संस्कृति के एक ही पर्व को जो मनाने का जो तरीका है वो किस तरीके से समय के साथ या परिस्थितियों के साथ या विभिन्न कारणों की वजह से वो बदलता चला जाता है। तो ये सब जो अलग अलग बिंदु हैं जिनकी हमने चर्चा की यहाँ पर कि किस प्रकार अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में विभिन्न बाधाएं होती हैं, और जब संप्रेषण की जो एक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत देखे जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार उसका पालन किया जाए, किस तरह उसको देखा जाए। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण अनुवाद, जैसा कि हमने भी चर्चा की, एक बहुसांस्कृतिक समाज को समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसके विश्वास, जीवन शैली, धार्मिक पद्धतियाँ, भाषा, रीति रिवाज आदि में बहुत भिन्नताएं होती हैं, लेकिन ऐसे समाज का एक सूत्र होता है जो उन्हें बांधे रखता है। ऐसे किसी पाठ के अनुवाद की प्रक्रिया में जिसके लिए उस संस्कृति को विस्तृत रूप में समझना आवश्यक है, व्यक्ति को न केवल उस संस्कृति का अध्ययन करने की जरूरत है बल्कि उस सूत्र को भी समझने की जरूरत है जो उसे एक दूसरे से बांधे रखता है। साथ ही उसे उन समान संस्कृति की भी समझ होनी चाहिए जिनका सह अस्तित्व उस समाज में है तथा जिनका उस विशेष संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। तो जिन विशेष संस्कृतियों से एक संस्कृति प्रभावित होती है उन सबकी पृष्ठभूमि को समझना, उस खास संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझना, उस खास संस्कृति के लोगों की मान्यताओं को, विश्वास को, आस्था को, भाषा को, जो अलग अलग विविधता के कारण है उनको समझकर ही आप संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी ऐसे हिंदी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं जो यूपी के लखनऊ पर केंद्रित है, तो हमें कानपुर या फैज़ाबाद की भी उस विशेष वर्ग की संस्कृति को जानना होगा। यदि हम न्यूयॉर्क के अश्वेत समुदाय पर आधारित किसी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो हमें अश्वेत समुदाय के साथ साथ पूरे अमेरिकी समुदाय को भी जानना जरूरी है, अन्यथा किसी विशेष शब्द या भाव का सांस्कृतिक संदर्भ हमसे छूट सकता है। तो जिस खास परिस्थितियों में वह संस्कृति जन्मी है या किसी खास परिस्थितियों में उस समाज का उद्भव हुआ है या उस समाज का क्रिया प्रतिक्रिया का जो पैटर्न है उसका कारण क्या है, उन सबको समझ के, जैसे कहा जाए कि अश्वेत समुदाय के साहित्य का जब आप अनुवाद करें तो उसे अमेरिका के संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। उसी तरीके यदि आप किसी एक ऐसी भाषा की बात करें या एक ऐसी संस्कृति की बात करें जो शहर के संपर्क में आ जाने से या एक तरह से कहा जाए कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के संपर्क में आ जाने से उसके सांस्कृतिक रूप से उसमें बदलाव आता है, तो उस भाषा के साथ उस संस्कृति को भी समझा जाना आवश्यक है, तभी हम बेहतर रूप से एक अनुवाद कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत, जैसे कि हम बहुत हल्के में कई बार लेते हैं कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अनुवादक या अनुवादिका या खासतौर पर जब हम संप्रेषण की बात करें तो इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।